सोचिए, एक सुनसान जगह पर खुदाई के दौरान अचानक जमीन के अंदर से इंसानी कंकाल निकल आए। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक लाश का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी एक ऐसी कहानी थी जिसका सच सामने आते ही कई पुराने राज खुलने वाले थे। आखिर ये कंकाल किसका था और इसे यहाँ किसने छिपाया और इस मामले का संबंध किससे था, यही सब जानेंगे इस सीरीज की पूरी स्टोरी में। तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई सीरीज बरधांदी का सीजन 2। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तभी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि ये सीजन कहीं से भी सीजन 1 से लिंक नहीं है। यहाँ पर एकदम फ्री स्टोरी दिखाई गई है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज की स्टोरी को। सीरीज की शुरुआत एक रहस्यमय सीन से होती है, जहाँ पर दो लड़के पानी के अंदर आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। लड़ाई के दौरान एक लड़का दूसरे पर हमला कर देता है और फिर हाथ में दरांती लेकर पानी से बाहर निकल आता है। और अब ये दोनों लड़के कौन थे और ये आपस में क्यों लड़ रहे थे, ये सब हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। इसके बाद हमारी कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट एक 8 लाइन हाईवे बनाने की तैयारी में थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का वहां के लोगों ने जमकर विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। और खास बात तो ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस विरोध का साथ दे रही थी। तमाम विरोध के बावजूद सेंट्रल मिनिस्टर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। ये जमीन की खुदाई शुरू होते ही वहां पर एक स्केलेटन मिलने से पूरा मामला ही पलट जाता है। रोड का काम तुरंत रोक दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर इस रहस्यमय स्केलेटन की जांच स्टार्ट करने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को शक था कि इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जानबूझकर किसी इंसान की हत्या करवाकर उसकी लाश को वहां पर दबा दिया है। और इसी वजह से स्केलेटन मिलने का मामला राजनीतिक विवाद भी बन चुका था। और अब कहानी में हमारी मुलाकात एएसआई रजा से होती है, जो कि एक छोटे से पुलिस स्टेशन में अपनी पनिशमेंट पोस्टिंग काट रहा था। हम देखते हैं अगले ही दिन एसपी रितिका उसे अपने पास बुलाती है और इस हाई प्रोफाइल केस में उसकी मदद मांगती है। मामला मीडिया में छाया हुआ था और जितना ऊपर से दिखाई दे रहा था उससे भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। इसी वजह से पुलिस का कोई भी अधिकारी इसकी जांच की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। रजा भी झंझट में पड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपनी पनिशमेंट पोस्टिंग से छुटकारा पाने का ये सही मौका नजर आता है और आखिरकार वो इस केस की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो जाता है और एसपी रितिका की निगरानी में स्केलेटन के पीछे छिपे सच की जांच स्टार्ट कर देता है। और अब केस की जांच में रजा अकेला काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने भरोसेमंद दोस्त अमर को दूसरे पुलिस स्टेशन से अपने साथ बुला लेता है और उसके बाद दोनों अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से स्केलेटन बरामद हुआ था। लेकिन शुरुआत से ही केस काफी ज्यादा उलझा हुआ था। स्केलेटन करीब 2 से 2.5 साल पुराना लग रहा था, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना आसान नहीं था। ऊपर से ये तक नहीं पता चल पा रहा था कि वो कोई आदमी है या फिर औरत। इतना ही नहीं, स्केलेटन का एक हाथ भी गायब था, जिससे जांच और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। रजा इसके बाद फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मदद से कुछ सुराग तलाशता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि हड्डियों पर ह्यूमन वेस्ट के निशान मिले हैं। इसका मतलब साफ था कि यहाँ से स्केलेटन मिला है, वहाँ पहले कोई सेप्टिक टैंक या ऐसी जगह जरूर रही होगी जहाँ पर इंसानी गंदगी जमा होती थी। और अब रजा के लिए अगला सवाल यही था कि आखिर वो सेप्टिक टैंक वहाँ से हटाया कैसे गया और उसके अंदर ये स्केलेटन किसने छिपाया था। जांच को आगे बढ़ाने पर रजा को पता चलता है कि कुछ साल पहले उस जगह पर एक छोटा सा बगीचा और कुआं हुआ करता था। बाद में उस जगह को बदलकर सेप्टिक टैंक बना दिया गया था और अब रजा को शक था कि स्केलेटन का गायब हाथ शायद उसी इलाके में कहीं भी दबा हो सकता है। इसलिए वो एसपी रितिका से उस जगह की दोबारा गहराई तक खुदाई करवाने की परमिशन मांगता है और मंजूरी मिलते ही अगले दिन से वहाँ पर खुदाई स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ हमारी कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें एक गाँव दिखाया जाता है और उस गाँव में जल्लीकट्टू का मुकाबला चल रहा था। इस प्रतियोगिता में एक मडी नाम का लड़का अपनी टीम के साथ हिस्सा लेता है और आखिरकार वो जीत भी हासिल कर लेता है। मडी का स्वभाव काफी ज्यादा बेफिक्री था, वो जिंदगी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था और अपने दोस्त प्रभा और सुकुमारन के साथ घूमना फिरना और मस्ती करना ही उसे सबसे ज्यादा पसंद था। और अगर बात करें उसकी फैमिली की, तो उसकी फैमिली में उसकी माँ और छोटी बहन बेम्बा थी। लेकिन जल्लीकट्टू जीतने के बाद मडी की पहचान सिर्फ अपने दोस्तों के बीच नहीं बल्कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी थी और उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। इन्हीं वीडियोस में से गांव की एक लड़की नीलावती को मडी का फोन नंबर मिल जाता है। नीलावती पहले से ही मडी को पसंद करती थी, इसलिए वो रात को हिम्मत करके उसे कॉल कर देती है और उससे अपने दिल की बात भी कहती है। लेकिन मडी के लिए कॉल बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि नीलावती ने अपना नाम नहीं बताया था। एंड मडी यहाँ पर बार बार जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे फोन कौन कर रहा है, लेकिन नीलावती अपनी पहचान छिपाए रखती है। और इसी के साथ हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर रजा और उसकी टीम जिस जगह पर खुदाई कर रहे थे वहाँ पर आखिरकार उन्हें एक बड़ा सुराग मिल जाता है। मिट्टी के अंदर से उन्हें एक इंसानी हाथ का कंकाल बरामद होता है और उस हाथ के स्केलेटन में रजा की टीम को एक ब्रेसलेट भी मिलता है।
तब यही ब्रेसलेट उनके लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाता है। टीम अलग अलग ज्वेलर्स के पास जाकर इस डिजाइन के बारे में पता करती है और आखिर में उनकी तलाश SJS ज्वेलर्स तक पहुंचती है। ज्वेलर्स को ब्रेसलेट की तस्वीर दिखाने पर वो तुरंत इसे पहचान लेता है और उसके मुताबिक करीब 3 साल पहले उसने जल्लीकट्टू प्रतियोगिता जीतने वाली टीम के सदस्यों को इसी तरह के ब्रेसलेट इनाम में दिए थे। और अब क्या था, रजा उस प्रतियोगिता की पुरानी वीडियोस निकलवाता है और उसमें मौजूद खिलाड़ियों की लिस्ट खंगालना स्टार्ट कर देता है। वीडियो से उसे कुल 12 लड़कों के नाम मिलते हैं जिन्हें ये ब्रेसलेट दिए गए थे और इसी लिस्ट में एक नाम ऐसा था जिसने रजा की पूरी जांच को एक नई दिशा दे दी थी और वो नाम था मणि। एंड अब क्या था, ब्रेसलेट से मणि का नाम सामने आने के बाद रजा SP रितिका से मिलता है। वो उन्हें समझाता है कि अब उन 12 लड़कों के परिवार वालों के DNA सैंपल लेने होंगे और उन्हें बरामद हुए स्केलेटन के DNA से मैच करना होगा। इससे ये पता चल सकता था कि आखिर ये कंकाल उन 12 में से किसका है। रितिका इस जांच को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे देती है। इसके बाद अमर उन सभी 12 लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए गांव की तरफ निकल गया, लेकिन वहां उसे ज्यादातर लोगों के बारे में कोई खास सुराग नहीं मिल पाता। सिर्फ मणि तक पहुंचना बाकी रह गया था क्योंकि उसका घर गांव से थोड़ा दूर था। अगले दिन रजा खुद मणि के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे चौंकाने वाली बात पता चलती है। एक्चुअली मणि इस वक्त जेल में बंद था। वहीं उसकी माँ की हालत बेहद खराब थी। वो अपने बेटे को बचाने के लिए इधर उधर लोगों से मदद मांगती रहती थी। वहीं हम देखते हैं कि रजा की जांच के बीच रितिका उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि स्केलेटन और बरामद हुए हाथ को अलग अलग जांचने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। दोनों किसी महिला के थे, लेकिन दोनों एक ही महिला के नहीं थे। यानी जिस जगह से ये सब मिला था वहां पर कम से कम 2 महिलाओं को मारकर उनके शरीर के हिस्से छिपाए गए थे। एंड अब रजा को मणि का मामला याद आता है। वो उस पुलिस अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचता है जिसने मणि को गिरफ्तार किया था। अब वहां से उसे पता चलता है कि करीब 2.5 से 3 साल पहले मणि पर अपनी गर्लफ्रेंड नीलावती और अपनी छोटी बहन बिंबा की हत्या का आरोप लगा था। पुलिस ने इसी केस में उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों की लाशें आज तक बरामद नहीं हुई थी और इसी वजह से मणि का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा था। स्केलेटन की उम्र और मणि के केस का टाइम पीरियड लगभग एक जैसा था, इसलिए अब रजा का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और मणि का DNA सैंपल लिया जाता है और उसे बरामद स्केलेटन के DNA से मैच कराने के लिए भेज दिया जाता है। और इसी के साथ एक बार फिर से हमारी कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है। पर हम नीलावती को देखते हैं जो कि मणि से फोन पर बात करती है और फिर उसे मंदिर के पीछे मिलने के लिए बुला लेती है। वहां पर पहुंचकर नीलावती आखिरकार मणि के सामने अपने दिल की बात रख देती है। वहीं दूसरी तरफ मणि का दोस्त सुकुमारन भी किसी के प्यार में था। उसे मणि की छोटी बहन बेम्बा पसंद थी, लेकिन उसका स्वभाव इतना शर्मीला था कि वो कभी भी बेम्बा से अपनी दिल की बात कह ही नहीं पाता। वह चुपचाप उसके आसपास घूमता रहता था। उधर एक रात मणि शराब के नशे में नीलावती से फोन पर बात करता है और उसे साफ कह देता है कि वो दोबारा उसे कॉल न करे। मणि प्यार वार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अगली सुबह उठते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि नीलावती ने अपना हाथ काट लिया था और उसकी तस्वीर मणि को भेज दी थी। और मणि ये देखकर एकदम शॉक रह जाता है। वो अभी सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि उसका दोस्त प्रभा भी उसके पास आकर बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर भेजी है। अब दोनों के दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों जिस लड़की से बात कर रहे हैं वो एक ही लड़की है। और इसी के साथ हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि SP रितिका के पास फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर के असिस्टेंट की एक जरूरी कॉल आती है। वो बताती है कि मणि का DNA बरामद हुए 2 शवों में से एक से मैच कर रहा था। हालांकि डॉक्टर उस वक्त बीमारी की वजह से छुट्टी पर थे, इसलिए असिस्टेंट फाइनल रिपोर्ट रितिका को नहीं भेज पाती। लेकिन इस शुरुआती जानकारी के आधार पर ही रितिका को यकीन हो जाता है कि मणि ने ही नीलावती और बेम्बा दोनों की हत्या की है और उनकी लाशों को छुपाया है। वो अपनी रिपोर्ट IG के पास भेज देती है और इस केस को बंद कर दिया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि रजा भी अपनी पत्नी को अपने साथ गाँव ले आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। और उस वक्त उसकी पत्नी करीब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। खैर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि मणि के केस की आखिरी सुनवाई कोर्ट में होने वाली थी और अब तक पुलिस दोनों लड़कियों की लाशें भी बरामद कर चुकी थी और रजा की जांच में ये बात साबित हो चुकी थी कि वो शव मणि की बहन बेम्बा और उसकी गर्लफ्रेंड नीलावती के थे। और इन सबूतों के आधार पर कोर्ट मणि को दोनों हत्याओं के मामले में उम्र कैद की सजा सुना देती है। एंड यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि मणि इस फैसले का बिल्कुल भी विरोध तक नहीं करता और चुपचाप सजा को स्वीकार कर लेता है। और इस केस में कनप्पा नाम का एक आदमी भी गवाह था जो उस जगह की निगरानी करता था जहाँ से दोनों लड़कियों की लाशें मिली थी। एंड उसने कोर्ट में भी बयान दिया था कि करीब 2.5 साल पहले मणि को उसने उसी जगह पर देखा था। कनप्पा की गवाही और बाकी सबूतों के बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है, लेकिन रजा को अभी भी पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। कोर्ट के बाहर जब उसने मणि और उसकी माँ को फूट फूट कर रोते हुए देखा तो उसके मन में एक सवाल उठने लगा कि अगर मणि सच में कातिल था तो क्या वो इस तरह टूट जाता। रजा को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि शायद मणि को फंसाया गया है और असली कातिल कोई और है। अगले ही दिन ये शक और भी गहरा हो जाता है। रजा को खबर मिलती है कि जेल में मणि ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच जाती है। एंड यहाँ पर रजा को लगता है कि शायद मणि ने बेगुनाही साबित न कर पाने की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया होगा। और अब वो कनप्पा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाता है और इस बार वो सख्ती से करता है। आखिरकार कनप्पा सच उगल देता है। वो बताता है कि उसे कोर्ट में मणि के खिलाफ बयान देने के लिए इंस्पेक्टर ने मजबूर किया था।
असल में मणि उस जगह पर कभी आया ही नहीं था। और अब कन्नप्पा की बात सुनने के बाद रजा दोबारा उसी इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है और उससे सवाल करता है कि आखिर उसने एक बेगुनाह मणि के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दिलवाई। तब इंस्पेक्टर यहाँ पर पूरी कहानी बताता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चले जाती है। उसके मुताबिक मणि नीलावती नाम की लड़की से प्यार करता था और एक दिन उसे अपने साथ भगाकर अपने घर ले गया। जब नीलावती के परिवार वालों को इसकी खबर मिली तो वो उसे वापस लेने के लिए मणि के घर पहुंचे। नीलावती भी अपने परिवार के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मणि ने उससे बहस की और कहा कि वो उसे 2 दिन बाद खुद घर छोड़ देगा। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी जब नीलावती अपने घर पर नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने मणि के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी। और इसी दौरान जब पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंची तो मणि कुछ घंटों के लिए गायब भी रहा था और पुलिस को शक हुआ कि शायद इसी दौरान उसने नीलावती की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है और इसी शक के आधार पर मणि को गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर बताता है कि मणि ने कोर्ट में अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी थी, इसीलिए उसके खिलाफ बने शक को तोड़ना और भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए उसने कन्नप्पा से झूठी गवाही दिलवाई ताकि ये केस हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। अब रजा मणि की माँ से पूछताछ करता है। उसकी माँ बताती है कि जब मणि घर पर पहुंचा था उससे पहले ही नीलावती और बेम्बा वहां से निकल चुकी थी। वो कहती है कि मणि तो खुद नीलावती को उसके घर छोड़ने जाने वाला था, यानी उसकी माँ के मुताबिक मणि ने कोई भी हत्या नहीं की थी। और अब रजा का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। जांच को आगे बढ़ाते हुए उसे मणि के 2 करीबी दोस्त प्रभा और सुकुमारन की याद आती है और वो इस बारे में उनसे पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि सुकुमारन उस वक्त चेन्नई में था, इसलिए रजा प्रभा को थाने बुलाकर उससे पूछताछ करता है। एंड पूछताछ के दौरान प्रभा रजा को बताता है कि उस वक्त उसे और मणि को शक था कि कहीं दोनों जिस लड़की से फोन पर बात कर रहे हैं वो एक ही तो नहीं है। इसी शक को दूर करने के लिए दोनों नीलावती से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नीलावती को सामने देखने के बाद प्रभा ने साफ कर दिया कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये सुनकर मणि काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि दोनों अलग अलग लड़कियों से बात कर रहे हैं। उसके बाद दोनों अपने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने लगे और उनकी जिंदगी पहले की तरह चलने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद प्रभा की गर्लफ्रेंड को लेकर मणि को एक ऐसी बात पता चली जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे मालूम हुआ कि वो लड़की पहले भी कई लड़कों के साथ रिलेशन में रह चुकी थी। मणि ने अपने दोस्त को उससे दूर रहने की सलाह दी, लेकिन प्रभा को ये बात पसंद नहीं थी और इसी बात को लेकर दोनों दोस्तों में काफी बड़ा झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। और अब प्रभा से ये सारी बातें जानने के बाद रजा सीधा मणि से मिलने के लिए जेल पहुंच जाता है। वो उसे समझाता है कि अगर वो सच जानता है तो उसे सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मणि कहता है कि उसके सच बोल देने से नीलावती तो वापस नहीं आएगी और ना ही बेम्बा। और अब मणि की ये बात सुनकर रजा समझ जाता है कि वो अभी भी कुछ ऐसा जानता है जिसे वो पुलिस से छिपा रहा है। इसके बाद हमारा सीन रितिका के पास जाता है, जहाँ पर फोरेंसिक लैब से उसके लिए कॉल आता है। डॉक्टर बताते हैं कि स्केलेटन जांच के दौरान उन्हें एक तीसरा डीएनए भी मिला है जो कि मणि के डीएनए से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, यानी कि जिस स्केलेटन को मणि से जोड़कर केस बंद कर दिया गया था उसमें किसी तीसरे इंसान के डीएनए के निशान भी मौजूद थे। ऐसे में पूरी संभावना थी कि ये डीएनए असली कातिल का हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि रितिका इस केस को पहले ही क्लोज कर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नई जानकारी के बाद आगे क्या किया जाए। वहीं रजा पहले से मानता था कि मणि बेगुनाह है और पुलिस की गलती की वजह से वो जेल में सजा काट रहा है, इसलिए वो रितिका को इस केस को दोबारा रीओपन करने की रिक्वेस्ट करता है। रितिका भी उसकी बात समझती थी, लेकिन केस को रीओपन करना इतना आसान नहीं था। जब उसने आईजी के सामने इस बारे में बात की तो उन्होंने उल्टा उसे फटकार लगा दी और केस को दोबारा खोलने से साफ मना कर दिया। देन हम देखते हैं रितिका रजा को अपने पति आदि से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो पेशे से एक एडवोकेट था और इस केस को कानूनी तरीके से दोबारा खुलवाने में मदद कर सकता था। रजा आदि को पूरी कहानी और अब तक सामने आए सारे सबूतों के बारे में बताता है, लेकिन आदि उसकी बात सुनकर तुरंत कोई भी फैसला नहीं करता है। एंड वो रजा से कहता है कि सबसे पहले उसे ये यकीन दिलाना होगा कि मणि सच में बेगुनाह है। इसके लिए वो खुद मणि से मिलने का डिसाइड करता है ताकि उसकी बात सुनकर इस केस की सच्चाई को समझ सके। और तभी आदि यहाँ पर एक तरीका और निकालता है जिससे कि बंद हो चुका केस दोबारा खोला जा सके। वो अमर की मदद से मीडिया तक ये बात पहुंचवा देता है कि मणि को शायद इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। खबर बाहर आते ही पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं और मामला मीडिया में तूल पकड़ लेता है। आखिरकार बढ़ते दबाव के सामने आईजी को पीछे हटना पड़ता है और वो केस को दोबारा खोलने की परमिशन दे देता है। और अब केस रीओपन होने के बाद आदि और रजा जेल में मणि से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों उसे समझाते हैं कि अगर वो सच में बेगुनाह है तो अब उसे बिना कुछ छुपाए उन्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी। और तब मणि उस रात की पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है और इसी के साथ एक बार फिर से हमारी कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रभा से उसका झगड़ा होने के बाद गुस्से में प्रभा ने नीलावती के भाई नीलगंधन को उसके और नीलावती के रिश्ते के बारे में बता दिया था और ये सुनकर नीलगंधन ने नीलावती को काफी बुरी तरीके से पीटा था और घर वालों को भी उसके रिश्ते के बारे में बता दिया। और जब नीलावती ने ये बात मणि को बताई तो उसी रात मणि उसे घर से निकाल कर अपने घर ले गया
उसका इरादा था कि अगले दिन वो नीलावती से शादी कर लेगा। लेकिन अगली सुबह नीलावती के पिता कुछ लोगों को साथ में लेकर मनी के घर पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने मनी से कहा कि उन्हें दोनों की शादी करवाने में कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन फिलहाल में नीलावती को वो उनके साथ घर भेज दे। एंड यहाँ पर नीलावती भी अपने पिता की बात पर भरोसा करके उनके साथ जाने को तैयार थी, लेकिन मनी ने उसे 2 दिन रुकने के लिए और कहा। हालांकि इससे पहले कि नीलावती को वो उसके घर पर छोड़ पाता, नीलावती और बेम्बा दोनों अचानक कहीं गायब हो गई। मनी को भी नहीं पता कि वो दोनों आखिर कहाँ पर चले गई थी। और इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और मनी का कहना था कि इससे आगे वो कुछ भी नहीं जानता। खैर हम देखते हैं उसके बाद रजा सीधा रुख सुकुमारन के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी माँ से बताती है कि सुकुमारन तो चेन्नई गया हुआ है। रजा उसे वापस बुलाकर पुलिस स्टेशन आने के लिए कह देता है, लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि सुकुमारन की माँ भी घर पर ताला लगाकर कहीं पर अचानक से गायब हो जाती है। और ये बात रजा को काफी संदिग्ध लगती है और उसका पूरा डाउट सुकुमारन और उसकी माँ के ऊपर चला जाता है। और इसीलिए अब वो दोनों के फोन को ट्रेस करवाता है और लोकेशन चेन्नई के मिलने पर रमन को वहां पर भेज देता है। काफी तलाश करने के बाद रमन सुकुमारन और उसकी माँ को ढूंढकर फाइनली पुलिस स्टेशन ले आता है। पूछताछ में सुकुमारन की मां बताती है कि उनका बेटा बेम्बा से बहुत प्यार करता था और उसके गायब होने के बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे चेन्नई भेज दिया था। लेकिन जब बेम्बा का नाम दोबारा सामने आया तो उसे डर था कि सुकुमारन फिर से अपनी सुध-बुध खो देगा और इसी वजह से वो उसे लेकर वहां से चले गई थी। एंड वो रजा से सुकुमारन से पूछताछ न करने की गुजारिश करती है, लेकिन रजा उनकी बात नहीं मानता है क्योंकि उसे सुकुमारन पर पूरा डाउट था और इसीलिए वो सुकुमारन का डीएनए सैंपल लेकर उसे भी लैब टेस्ट के लिए भेज देता है ताकि उसे उस तीसरे डीएनए सैंपल से मिलाया जा सके। रजा को उम्मीद थी कि अगर ये डीएनए किसी से मैच हो गया तो शायद असली कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि बेम्बा की एक करीबी दोस्त पूर्णी मनी के घर पहुंचती है। उसके पिता बताते हैं कि पूर्णी की शादी तय हो चुकी है और वो उसी की शादी का न्योता देने के लिए आए हैं। वहां से निकलते वक्त पूर्णी मनी की मां से बेम्बा की एक कोई ड्रेस मांग लेती है ताकि उसकी याद के तौर पर वो उसे अपने पास रख सके और उस ड्रेस को हाथ में लेकर पूर्णी काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम रितिका को देखते हैं जो कि रजा को कॉल करके एक जरूरी अपडेट देती है। वो कहती है कि तीसरे डीएनए सैंपल से मिलान के लिए जितने भी सैंपल भेजे गए हैं उनमें से एक भी मैच नहीं हुआ था, यानी कि अब तक उस तीसरे डीएनए के मालिक की पहचान नहीं हो पाई थी। इसका मतलब साफ था कि अब तक जिन लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए थे उनमें से कोई भी उस तीसरे डीएनए का मालिक नहीं था। हमारा सीन शिफ्ट होता है तिरुनावेली में, जहां पर एक कुत्ता नाले के पास से इंसानी कटा हुआ हाथ मुंह में दबा कर ले आता है और ये देखकर वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय इंस्पेक्टर तुरंत अमर को इसकी जानकारी देता है और वो बताता है कि यह मामला रजा के केस से जुड़ा हुआ लग रहा है, इसीलिए रजा वहां पर तुरंत पहुंचता है और अपनी जांच को शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि नाले से मिली महिला की बॉडी का चेहरा किसी भारी पत्थर से इतनी बुरी तरीके से कुचला गया है कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन है। देन अब क्या था, रजा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उस पत्थर की तलाश करवाता है जिससे कि महिला के चेहरे पर हमला किया गया था। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार वो पत्थर मिल जाता है जिस पर खून के निशान मौजूद थे और रजा उसे तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देता है ताकि निशानों से कातिल तक पहुंचने में मदद मिल सके। और अब रजा का शक और भी ज्यादा गहरा होता जाता है क्योंकि नीलावती और इस महिला की खोपड़ी पर लगी चोट का तरीका काफी हद तक एक जैसा था। उसे लगने लगता है कि दोनों हत्याओं के पीछे एक ही कातिल हो सकता है, लेकिन सिर्फ चोट का मिलना काफी नहीं था, इसलिए रजा ठोस सबूत जुटाने में लग गया। जांच के दौरान उन्हें महिला के कटे हुए हाथ से एक आयरन प्लेट भी मिलती है जिससे पता चलता है कि उसके हाथ की पहले सर्जरी हुई थी और इसी प्लेट की मदद से उसकी पहचान हो सकती थी। और अब क्या था, रजा चाहता था कि इस महिला की हत्या करने वाली जगह से मिले डीएनए को नीलावती और बेम्बा के केस से मिले तीसरे डीएनए से मिलाया जाए। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो दोनों मामलों को जोड़ने के लिए उनके पास बहुत बड़ा सबूत था। वहीं हम देखते हैं आखिरकार उस प्लेट की मदद से महिला की पहचान हो जाती है। उसका नाम देवकी था और वो पेशे से एक नर्स थी। इधर रितिका के कहने पर आदि कोर्ट से डीएनए टेस्ट की परमिशन लेने जाता है, लेकिन जज इसकी इजाजत देने से मना कर देता है। फिर आदि अपने सोर्स का इस्तेमाल करके किसी तरह कोर्ट ऑर्डर हासिल कर ही लेता है और उसके बाद रितिका बिना देर किए हुए सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेज देती है। कुछ घंटे के बाद फॉरेंसिक टीम रजा को खबर देती है, उससे पूरे केस की दिशा बदल जाती है। एक्चुअली देवकी के मर्डर में मिला हुआ डीएनए उसी तीसरे डीएनए से मैच कर गया था जो कि नीलावती और बेम्बा के पास से मिला था, यानी कि अब साफ था कि दोनों मामलों का कनेक्शन एक ही शख्स से था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने मामले को और भी गंभीर बना दिया था। देवकी के केस में मिला डीएनए सिर्फ नीलावती और बेम्बा के मामले वाले सैंपल से मैच नहीं कर रहा था, बल्कि इसी डीएनए के निशान 4 और पुराने मर्डर केसों में भी शामिल थे। और अब डॉक्टरों के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगी थी। ये कोई अलग अलग हत्याएं नहीं थी, बल्कि इनके पीछे एक ही आदमी था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इन सभी विक्टिम्स का आपस में कोई भी रिश्ता या कनेक्शन नहीं था, फिर भी हर क्राइम सीन पर एक ही आदमी का डीएनए मिल रहा था। यानी पुलिस जिस आदमी को ढूंढ रही थी वो एक सीरियल किलर था जो कि अलग अलग जगहों पर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इसके बाद हमारी कहानी जाती है एक फार्मा कंपनी की तरफ, जहां पर हम काम करने वाले 2 आदमी महेश और रघु को देख पाते हैं।
महेश अपने सीनियर रघु से किसी बात पर झगड़ा कर रहा था। रघु पहले भी कई बार महेश से बेवजह उलझ चुका था, इसलिए इस बार मैनेजर का गुस्सा उसी पर निकलता है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकल जाने के बाद रघु का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि शाम को छुट्टी के बाद महेश ऑटो से घर के लिए निकल रहा था और रास्ते में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और उसका बर्ताव देखकर लड़की काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो उसे लगातार घूरे ही जा रहा था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। देन हम देखते हैं रितिका और रचा आईजी के पास पहुंचकर अब तक की पूरी जांच बताते हैं। उनके सामने पहली बार यह बात रखी जाती है कि नीलामती, बेम्बा और देवकी की मौत के पीछे कोई आम कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर हो सकता है। एंड अब स्टार्टिंग में तो आईजी इस एंगल पर आगे जांच करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि सिर्फ डीएनए मैच होने से किसी सीरियल किलर की थ्योरी को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन रजा जब बार बार समझाता है कि अगर इस सुराग को अभी नजरअंदाज किया गया तो असली कातिल फिर किसी और को अपना शिकार बना सकता है। आखिरकार आईजी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन साथ ही वो साफ कह देते हैं कि अब इस टीम को इस थ्योरी के समर्थन में ठोस सबूत जुटाने होंगे। इधर हम देखते हैं कि रजा की टीम का एक कांस्टेबल मोहन बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। एक्चुअली वो एक यूट्यूब चैनल को बता देता है कि मनी वाले केस की जांच के दौरान पुलिस को एक संभावित सीरियल किलर का सुराग मिल चुका है, और देखते ही देखते ये बात बाहर फैलने लगती है और इस केस की गोपनीय जांच सबके सामने आने का खतरा पैदा हो जाता है। मोहन की इस गलती का असर बहुत बड़ा होता है और देखते ही देखते हर न्यूज चैनल पर सीरियल किलर वाली बात चलने लगती है और पुलिस की खूब किरकिरी होने लगती है। लोग उन पर हंसने लगते हैं। लोग पुलिस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि असली कातिल तो पकड़ा नहीं गया, इसलिए अब सीरियल किलर की कहानी बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये सब देखकर आईजी काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और वो रजा और रितिका को अपने ऑफिस में बुलाकर जमकर फटकार लगाते हैं। तभी वहां पर कमिश्नर भी पहुंच जाते हैं। रजा मौका देखकर अब तक मिले सारे सबूत और डीएनए रिपोर्ट्स उनके सामने रख देता है और उन्हें समझाता है कि सीरियल किलर वाली बात महज अंदाज नहीं बल्कि जांच में निकला हुआ एक एंगल है। एंड अब रजा की बात को सुनने के बाद कमिश्नर इस मामले को सीरियसली लेते हैं और वो एक अलग से टीम बनाकर पूरी छूट के साथ जांच को आगे बढ़ाने का आदेश दे देते हैं। एंड अब क्या था, पूरी टीम दिन रात इस कातिल को ढूंढने में लगी थी। जगह जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और लोगों से पूछताछ भी हुई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच पाती। इसी दौरान उन्हें पुराने केस भी मिले जिनमें हत्या का तरीका काफी हद तक एक जैसा था। कई मामलों में लड़कियों के साथ पहले रेप भी किया गया था और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब उन मामलों में मिले डीएनए सैंपल चेक किए गए तो कई जगह वही डीएनए सामने आया। इससे सीरियल किलर वाली बात और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि रजा को तिरुचि पुलिस से खबर मिलती है कि ईंट के भट्टे में बुरी तरह जली हुई बॉडी मिली है और शायद उसका कनेक्शन इसी केस से हो सकता है। रजा तुरंत वहां के इंस्पेक्टर विवेक से मिलने पहुंचता है। विवेक बताता है कि बॉडी इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने रजा के पास मौजूद कातिल के डीएनए से उसका मिलान करवाया और रिपोर्ट्स में दोनों सैंपल मैच हो गए। लेकिन यहीं पर एक अजीब बात सामने आती है। एक्चुअली रजा के पास जो डीएनए था वो एक पुरुष का था, जबकि भट्टे में मिली बॉडी किसी औरत की थी। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल था? वो दोनों डीएनए मैच कैसे हो गए? और इसी चीज का जवाब जानने के लिए रजा तुरंत फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि बॉडी का कोई दूसरा हिस्सा जहां पर डीएनए सुरक्षित बचा हो वहां से सैंपल लेकर दोबारा जांच करनी पड़ेगी, तभी इस उलझन का सही जवाब मिल पाएगा। और अब इसीलिए फॉरेंसिक डॉक्टर उस जली हुई बॉडी की जांघ की हड्डी से नया डीएनए सैंपल निकाल कर दोबारा जांच करते हैं और इस बार रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग आती है। मतलब कि ये डीएनए उस सैंपल से मैच ही नहीं करता जिसे पुलिस इतने दिनों से कातिल का डीएनए मानकर चल रही थी। रजा को यहीं पर शक होता है कि गलती बॉडी की जांच में नहीं बल्कि पहले किए गए सैंपल्स में हो सकती है। इसीलिए वो फॉरेंसिक टीम से पूछता है कि जिन कॉटन स्वैब से अलग अलग क्राइम सीन से डीएनए लिया गया था आखिर वो कहां से आए थे। जांच करने पर पता चलता है कि ये सभी कॉटन स्वैब्स एक ही फार्मा कंपनी से सप्लाई हुए थे। जब रजा सीधा उस कंपनी में पहुंचता है और वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो पता चलता है कि वहां पर महेश काम करता था। ये वही फार्मा कंपनी है और वही इन कॉटन स्वैब्स की पैकिंग कर रहा था और पैकिंग के दौरान उसने अपने हाथ पर ग्लव्स भी नहीं पहन रखे थे और इसी वजह से पैकिंग के दौरान महेश का डीएनए इन स्वैब्स पर लग गया था। और अब रजा को पूरी बात समझ आ जाती है। एक्चुअली क्राइम सीन से जब भी इन्हें स्वैब्स के जरिए सैंपल लिए गए तो वो हर बार कातिल की बजाय महेश के डीएनए जांच में आ गया था। पुलिस ने उसी डीएनए को सीरियल किलर का डीएनए समझ लिया और इतने दिनों तक गलत आदमी की तलाश करती रही। मतलब जिस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस टीम दिन रात मेहनत कर रही थी, असल में ऐसा कोई सीरियल किलर था ही नहीं। ये पूरी गड़बड़ी एक गलत तरीके से पैक किए गए कॉटन स्वैब्स की वजह से हुई थी। और जैसे ये सच्चाई सामने आती है, मीडिया पुलिस की जमकर खिल्ली उड़ाने लगती है, क्योंकि जिस सीरियल किलर को पकड़ने का दावा पुलिस इतने दिनों से कर रही थी वो कहानी ही गलत निकली। एंड हम देखते हैं कमिश्नर किसी तरह मीडिया को संभाल लेता है। इसके बाद रजा फिर से अपनी पुरानी सस्पेक्ट लिस्ट को निकालता है और प्रभा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। प्रभा यहाँ पर साफ कहता है कि उसने पुलिस से कुछ नहीं छुपाया, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि मणि और सुकुमारन दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। खासकर मणि, क्योंकि उसे पहले से पता था कि सुकुमारन उसकी बहन बेम्बा को पसंद करता था। और अब रजा दोनों को पुलिस स्टेशन लाकर कड़ाई से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है।
एंड यहाँ पर रजा सुकुमारन को उल्टा लटका देता है, जबकि मणि से लगातार पूछता रहता है कि आखिर वो उनसे क्या छुपा रहा है। शुरुआत में मणि कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सुकुमारन की हालत ज्यादा खराब होने लगती है तो वो मणि से कहता है कि वो सब कुछ सच सच बता दे, वरना वो ऐसे ही लटकते लटकते मर जाएगा। एंड आखिरकार मणि यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खोल देता है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि सुकुमारन हर जगह बेम्बा का पीछा कर रहा था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन बेम्बा को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी एक दिन सुकुमारन ने बेम्बा को पूर्णी के साथ किस करते हुए देख लिया। ये देखकर उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया, क्योंकि जिसे वो दिल से प्यार करता था वो लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्टेड थी, और यहीं से सुकुमारन के अंदर जुनून और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। एंड यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अगले दिन बेम्बा पूर्णी के साथ भागने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मणि नीलावती को अपने घर ले आता है और फिर अगले दिन नीलावती के पिता उसे वापस लेने के लिए उनके घर आ जाते हैं, और इसी वजह से बेम्बा घर से बाहर नहीं निकल पाती और पूर्णी बस स्टैंड पर उसका इंतजार करती रहती है। इस बात से बेम्बा अंदर से पूरी तरह टूट गई और एक दिन गुस्से और दुख में उसने अपने हाथ की नस काट ली। तभी नीलावती की नजर उस पर पड़ जाती है और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन बेम्बा उसे मणि को कुछ भी बताने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि उनके रिश्ते को लोग कभी नहीं समझेंगे, उल्टा सब उसी को गलत नजरों से देखेंगे। बेम्बा नीलावती को बताती है कि उस रात पूर्णी बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं वहां पर पहुंच नहीं पाई और अब मुझे नहीं पता कि पूर्णी कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। अब बेम्बा की हालत और उसकी परेशानी देखकर नीलावती आखिरकार उसे अपने भाई के साथ मिलकर हॉस्पिटल ले जाती है, क्योंकि मणि को तो वो इस बारे में कुछ बता नहीं सकती थी, लेकिन बात ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती। नीलावती के भाई ने मणि को पूरी सच्चाई बता दी कि बेम्बा लड़कियों की तरफ आकर्षित थी और वो पूर्णी के साथ घर से भागने वाली थी। ये सुनते ही मणि गुस्से में सीधा घर पहुंचता है और बेम्बा पहले से ही बुरी तरह टूटी हुई थी। वो रोते हुए अपने भाई से कहती है कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन मणि ने जब अपनी बहन की हालत देखी तो उसका गुस्सा कहीं छूट गया और बस वो इतना चाहता था कि किसी भी कीमत पर बेम्बा को कुछ भी ना हो। वो बेम्बा को गले लगा लेता है और डर से मणि ने अपना ब्रासलेट उतारकर बेम्बा के हाथ में पहना दिया। उसने सोचा कि जब भी बेम्बा के मन में कोई भी गलत ख्याल आएगा सुसाइड करने का, तो ब्रासलेट उसे अपने भाई की याद दिलाएगा और शायद वो गलत कदम नहीं उठा पाएगी। और इसके बाद मणि सीधा सुकुमारन के पास पहुंचता है। उस वक्त हम देख पाते हैं कि सुकुमारन ने गुस्से में पूर्णी को किडनैप करके रखा हुआ था और वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन मणि उसे समझाता है कि बेम्बा और पूर्णी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और ये सुनकर सुकुमारन ने पूर्णी को छोड़ दिया। मणि उसे वहां से बचाकर सीधा अपने घर पर आता है, लेकिन जब वो वापस लौट आया तब तक बेम्बा और नीलावती दोनों घर से जा चुकी थी। मणि ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन फिर दोबारा कभी उनका पता नहीं चल पाया। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मणि को खुद नहीं पता था। और इसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो बताता है कि मैं अपनी बहन की इज्जत और उसकी पहचान को लोगों के सामने आने से बचाने के लिए इतने सालों तक चुप्पी साधे रखा था, यहाँ तक कि वो खुद इस केस में सजा काटने के लिए भी तैयार हो गया था, बस उसकी बहन की बदनामी ना हो। मणि की पूरी कहानी सुनने के बाद रजा का अब शक नीलावती के भाई पर जाता है। जब वो उससे पूछताछ करने के लिए जाता है तो वो बताता है कि जिस दिन उसने मणि को बेम्बा और पूर्णी के रिश्ते के बारे में बताया था, उस दिन दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। सो गाइस, ये वही वाला सीन था जो हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर दो लोग तालाब के अंदर लड़ रहे थे, वो दोनों यही थे। लेकिन यहाँ पर नीलावती का भाई साफ कह देता है कि हम दोनों में झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन मैंने बेम्बा और पूर्णी को नहीं मारा। खैर, वहां से जाने के बाद रजा की जिंदगी में एक नई खबर आती है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है। रजा तुरंत वहां पर पहुंचता है, जहाँ पर नर्स उसे बताती है कि उसके घर बेटी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद भी रजा के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही केस घूम रहा था। मणि सच बोल रहा था या अब भी कुछ छुपा रहा है, बस रजा इसी सवाल के जवाब ढूंढने में लगा हुआ था। तभी रजा को रितिका का कॉल आता है। रितिका उसे बताती है कि फोरेंसिक जांच में एक अहम बात सामने आई है। नीलावती और बेम्बा की हत्या जिस हथियार से की गई थी वो एक डराती थी। और ये सुनते ही रजा को कुछ याद आता है। एक्चुअली जब वो सुकुमारन के घर पे गया था तो उसने वहां पर डराती देखी थी, और इसी डाउट के चलते वो दोबारा से सुकुमारन के घर पहुंचता है अपनी टीम के साथ, ताकि वहां से वो डराती को ढूंढ पाए। घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन काफी खोजबीन के बाद वहां पर उसे डराती तो नहीं मिलती, लेकिन रजा की नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है। फोटो में सुकुमारन के मामा को हम देख पाते हैं, और ये देखकर रजा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुकुमारन का मामा कोई और नहीं बल्कि कनप्पा था। सो गाइस, ये कनप्पा वही आदमी था जिसने कोर्ट में मणि के खिलाफ गवाही दी थी। और इतना ही नहीं, जिस जगह नीलावती और बेम्बा की लाशें मिली थी, कनप्पा पहले वहीं पर चौकीदारी की नौकरी भी किया करता था। और अब क्या था, रजा सीधा कनप्पा को पकड़कर सुकुमारन के घर ले जाता है और उसके सामने सुकुमारन को पीटना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सुकुमारन की माँ से रहा नहीं जाता और आखिरकार वो पूरी सच्चाई बताने के लिए रेडी हो गई। वो बताती है कि सुकुमारन बेम्बा से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन जिस दिन उसने
बेम्बा को पूर्णी के साथ देख लिया था, उसी दिन से उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो अंदर ही अंदर टूट गया था और उसकी हालत उसकी माँ से देखी नहीं जा रही थी। गुस्से और बेटे की चिंता में उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो बेम्बा और पूर्णी को खत्म करने के इरादे से बेम्बा के घर पर जाती है, लेकिन वहां जाकर उसने बेम्बा से रोते हुए कहा कि उसे पता चला है कि बेम्बा सुकुमारन से प्यार नहीं करती, मगर उसकी वजह से सुकुमारन बहुत परेशान है। उसे डर है कि कहीं वो अपनी जान न ले ले। और ये सुनकर बेम्बा घबरा जाती है और वो सुकुमारन से बात करने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो गई। हम देखते हैं कि उस वक्त मनी घर पर नहीं था, इसलिए नीलावती बेम्बा के साथ चली जाती है। लेकिन यहीं पर सुकुमारन की माँ को एक गलतफहमी भी हो जाती है। उसे लगता है कि नीलावती ही वो लड़की है जिससे बेम्बा प्यार करती है, और इसके बाद वो दोनों लड़कियों को बांधकर अपने पास बंदी बना लेती है और अपने भाई कानाप्पा को बुलाकर उन्हें जहर देने के लिए कहती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि अगर बेम्बा और नीलावती को मार दिया गया तो सुकुमारन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए वो कानाप्पा को कॉल करके दोनों को जहर देने से मना कर देती है और छोड़ने के लिए भी बोल देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कानाप्पा की नीयत पहले ही खराब हो चुकी थी। वो दोनों लड़कियों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है और आखिरकार रेप करके उनकी जान ले लेता है। इसके बाद उसने दोनों की लाशों को अपने ही बगीचे में दफना दिया, जहां पर वो चौकीदारी का काम किया करता था। और अब ये सच्चाई सुनकर पुलिस भी काफी ज्यादा दंग रह जाती है। साथ ही सुकुमारन भी ये सारी सच्चाई सुन लेता है। ये सच्चाई सुनकर उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और पास में पड़ा वो चाकू उठाकर कानाप्पा पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। इसके बाद पुलिस सुकुमारन और उसकी माँ दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि मनी को इस पूरे मामले में निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया। लेकिन मनी के लिए ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी सच्चाई जानकर वो पूरी तरीके से टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ रजा अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर रो रहा था। उसे अपनी बेटी को देखकर खुशी तो थी, लेकिन साथ में डर भी उसके मन में बैठ गया था। वो जानता था कि इस दुनिया में एक बेटी को सुरक्षित बड़ा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस समाज में कनप्पा जैसे दरिंदे आज भी मौजूद है। सो गाइस, इस कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि किसी की जिंदगी और उसकी पसंद का फैसला जबरदस्ती करने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। बेम्बा और नीलावती के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि गलत सोच, जुनून का नतीजा था। और आखिर में रजा का अपनी बेटी को गोद में लेकर रोना हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि बेटियों को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक सुरक्षित दुनिया भी चाहिए। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आप सभी को सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई सीरीज के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।